अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू थर्ड सेशन ऑफ प्रोग्रामिंग एसेंशियल इन पाइथन। ट्यूसडे को हमारा सेकंड सेशन था और जहाँ पे हमने उसको एंड किया था वो बेसिकली ऑपरेटर्स का टॉपिक था और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज ये अपना सेकंड मॉड्यूल एंड करेंगे और कुछ पार्ट थर्ड मॉड्यूल का जो है वो हम कवर कर लेंगे। और जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपसे हमारी वीक में 2 क्लासेस होंगी और इसी सेम लिंक के ऊपर ट्यूसडे एंड थर्सडे को 11 AM हमारी क्लास हुआ करेगी। इन केस अगर कोई पब्लिक हॉलीडे होगी तो ऑब्वियसली वो ऑफ होगा और अगर कोई उसका अगेंस्ट मेकअप होगा तो वो मैं आपको ईमेल पे बता दूंगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बल्कि स्टार्ट करने से पहले कुछ क्यूरीज मेरे पास आई थी, कुछ का मैंने आंसर कर दिया हुआ है और कुछ का आज के सेशन के बाद मैं आंसर कर दूंगा। उस स्टूडेंट की मेरे पास इनरोलमेंट रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो इस कोर्स में इनरोल ही नहीं है। यानी जो हमारी वीयू की वेबसाइट थी उस पर यहाँ तो उन्होंने इनरोलमेंट कराते हुए ईमेल एड्रेस गलत लिख लिया या किसी डिफरेंट ईमेल एड्रेस से इनरोल किया है, तो उस वाले से मैंने उन्हें गाइड कर दिया। बाकी स्टिल अगर किसी का इनरोलमेंट का इशू है तो या उनको कोर्स विजिबल नहीं हो रहा, नेट अकेडमी पे लॉग इन नहीं हो पा रहा, तो वो मुझे जो है वो ईमेल कर सकते हैं। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं हम अपना। ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटर्स का, कुछ इसका पार्ट कवर कर लिया था, कुछ मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ और फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं पाइथन के अंदर जो अवेलेबल हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये थ्री तो आपको पता ही है। ठीक है, मैं एक मिनट थोड़ा सा जूम कर दूं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके बाद मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था आपका इंटीजर डिवीजन। ठीक है, उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर या मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑपरेटर है, सॉरी, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह इसका यूजेज है और क्या इसकी आउटपुट है। तो नॉर्मल जिस तरह मैथ में हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं, सेम इसको यूज़ कर सकते हैं इस ऑपरेटर को एक्सपोनेंशियल फाइंड करने के लिए। तो सिंपली मैं जस्ट लेट्स से अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 3 कैलकुलेट करना है तो 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, और मेरे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी 8। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बेसिकली आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं जब भी कभी एक्सपोनेंशियल आपने फाइंड करना। अब आगे चलते हैं, जो कि इन ऑपरेटर से मेन टास्क है वो कुछ है इनकी प्रायोरिटीज़ का। यानी जब ये मल्टीपल ऑपरेटर एक ही स्टेटमेंट में हमारे पास आ जाएंगे तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में। ठीक है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको अभी, बल्कि अभी ये कर दिया। और जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है उसकी भी आउटपुट अगर आप देखें, ये जो केस उसने तीनों केस आपको बताए हैं, तो ये भी हमेशा कोई भी एक आपका जो डाटा है वो अगर फ्लोट होगा तो इसकी आउटपुट देखें फ्लोट है। जब तक दोनों नंबर जो है इंटीजर होंगे तो ही आपकी आउटपुट जो है वो इंटीजर आएगी। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इंटीजर डिवीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट टाइम। उसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है और इसका यूज़ करेंगे हम जब इवन ओड, आज के ये इस मॉड्यूल के एंड पे एक छोटे से टास्क करेंगे तो उसमें इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो लेट से 14 का अगर हम मॉडुलस लें 4 के साथ, तो आपको पता है 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार आपका 16 होता है, तो 4 2 ज़ार 8 है, तो 8 आपका मैक्सिमम जा रहा है, तो 14 - 8 आपका 6 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आपका यूज़ होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। इस तरह यानी कोई भी डिवीजन हो उसमें आपने रिमाइंडर फाइंड करना हो, सॉरी 4 3 ज़ार 12 होता है, तो आपका जो है वो 2 जो है वो इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। जो कि मेन मैंने अभी आपको बताया था टास्क है वो है हमारा प्रायोरिटी का। वो मेन है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम के अंदर, तो उसको हम देखते हैं।
उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो आपको बता रहा है, बाइनरी ऑपरेटर और यूनिनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर ये है कि जो मल्टी यानी एक से ज़्यादा डाटा के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे कि अब ये जो एडिशन का ऑपरेटर है ये सेंटर में अप्लाई हो रहा है 4, -4 और +4 4 के दरमियान में, तो ये बाइनरी ऑपरेटर एज अप्लाई हो रहा है इस वक्त। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर क्या है कि आप किसी नंबर के साथ उसकी पोलैरिटी लगा दें कि वो आइदर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसको यूनरी ऑपरेटर कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो जब आपके एडिशन साइन जो है वो सेंटर में आ जाएगा तो ये कंसीडर होगा कि इस वक्त बाइनरी ऑपरेटर है। जबकि आपका एडिशन साइन सिंगल किसी एक नंबर के साथ है, इस वक्त ये एज अ यूनरी ऑपरेटर बिहेव करेगा। इसमें इससे थोड़ा सा फर्क आ जाता है प्रायोरिटीज का, वो अभी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है मेन, ऑपरेटर्स एंड देयर प्रायोरिटीज। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यही हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते ही आ रहे हैं जो डिमैस रूल होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। किस हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवीजन की है, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन। और इससे भी पहले यानी आपके डिवीजन से भी पहले जो है वो लेट्स से एक्सपोनेंशियल या आपकी जो है वो पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स हैं, वो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है। लेकिन जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। ठीक है। इसको हम ज़रा देख लेते हैं। मैं VL स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ और इसमें अगर लेट से मैंने वो जो अपना फोल्डर था उसको एज अ वर्क स्पेस ऐड करना हो तो आप फाइल में जाके ऐड फोल्डर टू अ वर्क स्पेस। ठीक है। हम वो फोल्डर प्रोवाइड कर देते हैं अपना ये। ठीक है। इसको हमने ऐड करके इसको ट्रस्ट कर लें ताकि इस फोल्डर के अब हमने वर्क स्पेस अगर अपनी विजुलाइज करनी हो तो ये आप एक्सप्लोरर की टैब ओपन कर लेंगे तो आपको वर्क स्पेस जो है वो विजिबल हो जाएगी। आप यहाँ में मल्टीपल फोल्डर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा रेलिवेंट पाइथन प्रोग्राम का फोल्डर है इसके अंदर जो है वो हम न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। पाइथन फाइल, और इसका नाम हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसको अभी मैं इसमें कोड लिखने लगा हूँ यही वाला जो 2 + 3 × 5, और इसको हम सिंपली प्रिंट कर लेते हैं। यानी कि आपके पास एक ही सीक्वेंस में मल्टीपल ऑपरेटर आ रहे हो तो उसका बिहेवियर क्या करना है आपने। और इसको मैं वर्कस्पेस के अंदर प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम में लेट्स से फर्स्ट के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है। तो ये अब हमारा प्रोग्राम जो है वो सेव हो गया। आप चाहें तो अब जो यहाँ पे हमारे पास ट्री बनता जाएगा जितनी भी अगर हमारी फाइल होंगी आप सिलेक्टेड जो है वो फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब अपना अगर कोई आपका सिंगल प्रोजेक्ट है पाइथन प्रोग्राम के अंदर, एक मज़ीद फोल्डर क्रिएट करें, उस फोल्डर के अंदर फिर फाइल्स क्रिएट करना शुरू हो जाए। तो ये बेसिकली आपका कह लें कि ऑर्गेनाइज करने में भी आपको हेल्प होगा कोई भी आपका प्रोजेक्ट इस वाले से। ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ एक्सप्लोरर में टैब को। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं प्रिंट कर रहे हैं 2 + 3 × 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि क्या मैंने एडिशन पहले करनी है या मैंने मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है। वैसे जो मैथमेटिक्स का रूल है वो तो यही है कि आपके जो है मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, यानी 5 × 3 = 15, 15 + 2 17 आएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं अभी आंसर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है। अब ये किस तरह आ रहा है, पाइथन में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। मैंने बताया ये डिमैस रूल को फॉलो उस तरह से नहीं कर रहा, लेकिन इसमें भी प्रायोरिटी एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, इस पे फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वो प्रायोरिटी उसने हाईलाइट ये की हुई है। अब ये बेसिकली ऑपरेटर और उसकी प्रायोरिटी है। अगर आप देखें हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो किस चीज़ की है, वो तो पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स की है। वो तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया हुआ ना। ठीक है। वो अंडरस्टूड है। उसके बाद ऑपरेटर्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, आपकी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की। ठीक है। यानी कभी भी अगर सीक्वेंस में आपके पास जो भी ऑपरेटर आएंगे उसमें सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एक्सपोनेंशियल। ये चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी। यानी
ब्रैकेट्स के बाद, ठीक है, ब्रैकेट्स तो अंडरस्टूड है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसके अंदर चाहे एडिशन भी आ जाए तो आपके ब्रैकेट पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ब्रैकेट के बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ऑपरेटर्स ऑपरेटर की, बार बार मैं ये फंक्शन का वर्ड बोल रहा हूँ मिस्टेकनली, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की। अच्छा, उसके बाद आपकी जो है वो सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी किसकी है, अब वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूनरी ऑपरेटर, नॉट बाइनरी, यानी इससे कंफ्यूज नहीं होना, यानी एडिशन पहले आएगा, मतलब कि अगर आपका किसी नंबर के साथ एज अ पोलैरिटी लग रहा है तो उसको कंसीडर किया जाएगा, एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं, यानी आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन और मॉडुलस ये एक ही लेवल पे आ रहे हैं। अब आप कहेंगे एक ही लेवल पे आ रहे हैं तो फिर मैं, अगर एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, तो फिर मैं किसको एग्जीक्यूट पहले कराऊं, ठीक है। एक ही लाइन में आपका डिवीजन भी आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वापस पिछली स्लाइड में आते हैं, वहां पे आपका आ जाता है एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑपरेटर एंड देयर बाइंडिंग का, ठीक है। ये बाइंडिंग क्या चीज होती है, वैसे अगर किसी का सी प्लस प्लस का एक्सपीरियंस है तो उसको आइडिया होगा कि हमेशा जितने भी ऑपरेटर हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सी प्लस प्लस में, ठीक है। उधर बाइंडिंग यही होती है, लेफ्ट टू राइट डिफॉल्ट, कोई भी ऑपरेटर है उसकी बाइंडिंग क्या है, लेफ्ट टू राइट, मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपका अगर पहले ऑपरेटर आपका मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है तो पहले मल्टीप्लिकेशन का एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर एक ही सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेटर आ रहा है तो आपका जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस है, पाइथन के अंदर ये है कि कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी बाइंडिंग राइट टू लेफ्ट भी है, ठीक है। अब वो पहले देख लेते हैं। अब आपका मैं बता देता हूँ कि आपका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे ऑपरेटर लेफ्ट साइडेड बाइंडिंग है इनकी, ठीक है। ये चीज़ पहले देख लें। अब एग्जांपल भी पहले देख लेते हैं, बाइंडिंग की पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रायोरिटी के ऊपर वापस आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लेते हैं कि आप देखें एक ही लाइन के अंदर दो ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या पहले 9 का मॉड 6 के साथ लेना है या 6 का मॉड 2 के साथ लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका 9 के साथ मोड़ लेंगे, ठीक है। दो ऑप्शन है ना, आइदर फ्रॉम लेफ्ट से एग्जीक्यूशन करें या राइट से। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑपरेटर की डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग क्या है, और ऑपरेटर की डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बता दिया हुआ है कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के अलावा बाकी सारे ऑपरेटर जो हैं वो उनकी बाइंडिंग जो है वो लेफ्ट साइडेड बाइंडिंग है, ठीक है। तो अब ये देखें 9 का मॉड 6 के साथ लेंगे तो इसकी यानी लेफ्ट साइडेड बाइंडिंग है, तो उसने दोनों ऑप्शंस करके हमें बताई हैं। वैसे 9 का मॉड 6 के साथ लेंगे, आपका रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है, यानी 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 का मॉड 2 के साथ लेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट से अगर आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, जबकि अगर राइट से आप करें तो फैटल एरर बन रहा है। क्यों बन रहा है, अगर आप देखें 6 का मॉड 2 के साथ लेते हैं 0 आ जाता है, 9 का मॉड 0 के साथ जो है वो आप नहीं लिख सकते क्योंकि फैटल एरर आ जाएगा। और अगर आप इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं तो इस कोड को यहाँ पे लिखें और इसको रन करें तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बाइंडिंग लेफ्ट टू राइट थी और ये फर्स्ट जो केस है वो वैलिड है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे ऑपरेटर को देख लेते हैं जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। अब इस केस में आप देखें इसकी बाइंडिंग किस तरफ से है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। दोनों केसेस यहाँ पे उसने मेंशन किए हुए हैं, फर्स्ट में लेफ्ट टू राइट है, सेकंड में राइट टू लेफ्ट है। अब ये देखिए फर्स्ट केस में देख लें 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, आपका 4 हो गया, फिर 4 रेज टू पावर 3 आपका 64 हो गया, ये अगर लेफ्ट टू राइट है। और दूसरा केस क्या है, 2 रेज टू पावर 3 आपका 8 हो गया, और फिर 2 रेज टू पावर 8 अगर लेंगे तो 256 आ जाएगा। तो इस केस में अगर मैं देखूं
इसका आंसर जो है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, तो ये 256 आना चाहिए, तो वही आ रहा है। अच्छा, एक स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, आप अगर न्यू हैं तो आप रिकॉर्डिंग लेक्चर लाजमी देख के आए, ठीक है। और उसमें मैंने सारा गाइड किया हुआ है। बाकी ये विजुअल स्टूडियो जो है कोड सॉफ्टवेयर है, और python.org से इसका आप जो है वो आइडियली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी जो है वो, और कोशिश करेंगे रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो क्लास में पूछें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है उसको रिलेट कर सके। तो ये बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्रॉपर जो प्रायोरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आपको इस प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक छोटी यानी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट ये जो राइट साइड पे क्वेश्चन है इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, अब 2 × 3 मॉड 5। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखें तो मल्टीप्लिकेशन और मॉड सेम प्रायोरिटी में, तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा? लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये चीज आपने जेन में रखनी है। ये थोड़ा सा डिमैश रूल से हट के है, क्योंकि अगर यहाँ पे लेट से, इस एग्जांपल को मैं अभी इधर फिलहाल तो हम करके देख लेते हैं। अब 2 × 3 करेंगे, ये 6 हो जाएगा, 6 का मॉड 5 के साथ, तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा पुट ऑन करता हूँ, वो ये है कि लेट से हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 3, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय लेट से 3 ही कर देते हैं। 3 × 3 डिवाइडेड बाय 9। ये मैंने बिल्कुल बेसिक सा किया है बस। अब अगर आप नॉर्मल डिमैश रूल की तरफ जाएं, तो उसमें आप कहेंगे कि पहले मैं डिवीजन को एग्जीक्यूट करूंगा, यानी 3 को डिवाइड करूंगा 9 के ऊपर, ठीक है। 1.3 इसका आंसर आएगा, यानी 0.3, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ, तो इसका 0.99 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जबकि अगर मैं इसको करूं दूसरे केस में, 3 × 3 आपका 9 हो जाएगा, और 9 ÷ 9 आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर आप देख लें 1 आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है जो डिवीजन ऑपरेटर है वो हमेशा आपको फ्रैक्शनल यानी वैल्यू देता है, जिसका फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे 0 है, ठीक है। इस वजह से 1.0 आ रहा है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे प्रायोरिटी सेम है इन ऑपरेटर्स की। जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी ज़्यादा किस ऑपरेटर की है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर की, ठीक है। और लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है? आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, और उसके उसमें भी सेम है दोनों की। जो यानी पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सिर्फ आपका जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है उसकी बाइंडिंग राइट से लेफ्ट की तरफ है। अब एक थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल करके देखते हैं जी। पहले मैन्युअली इसको करें, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट जो है वो क्या आती है। अगर मैन्युअली करें तो इसको मैं यहाँ पे नोटपैड में जो है वो पेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा जूम करते हैं। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे आप देखें, कुछ इंटरनल पैरेंथेसिस लगी हुई हैं, जैसे कि एक ये लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होंगी, और एक ये इंटरनल आपको नजर आ रही है। तो इनको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। 2 × 13 मेरा ये हो गया 26, तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ कितने पार्ट में? 26। अच्छा, उसके बाद 25 का मोड ले रहा हूँ मैं 13 के साथ। तो अगर मैं लेट से 13 2 करूँ तो ये मेरा हो जाता है 26 बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो आ रहा है, अगर मैं इसमें से माइनस करूँ 25 में से 13, तो मेरा ख्याल है ये आ रहा है 7 और 5, 14 आ रहा है मेरा ख्याल है, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं कहीं पे मैनुअली
मसला कर दूं तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अगेन मैं देख लेता हूँ, 7 और 5, सॉरी, ये आ जाता है 12 आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अब अगेन मुझे पैरेंथेसिस नज़र आ रही हैं, एक ये है इंटरनल। ठीक है, तो ये मेरी होगी 110 और 112। ठीक है, 112, और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें मेरे पास कौन सी पैरेंथेसिस नज़र आ रही है, एक ये इंटरनल पैरेंथेसिस नज़र आ रही है, लेकिन इसमें अब दो ऑपरेटर आ गए हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर डिवीजन है। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद डिवीजन परफॉर्म करेंगे। कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, और 112 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसमें मेरे पास हो गया 560। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 560 डिवाइडेड बाय 26, तो ये मेरे पास आ गया 21.38 समथिंग आ गया। ठीक है, तो और उसका आगे वो क्या कह रहे हैं, इंटीजर डिवीजन करनी है 2 के साथ। ठीक है, तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा आंसर है 21.538 को, 21.538 को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो ये 10.769 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्योंकि इंटीजर डिवीजन करनी है तो ये आपका फ्रैक्शन पार्ट इग्नोर हो जाएगा, तो इसका 10 आंसर आएगा। तो हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया, इसका आंसर 10 है। लेट्स से इसको रन करके देखते हैं कि 10 आ गया, तो एग्जैक्टली हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, और आपने इसको परफॉर्म करना होगा कि आपको ऑप्शन दे देगा एमसीक्यूज में, और आपने चूज करना होगा। मल्टीपल डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, वो अब आप देख लीजिएगा। अगर किसी का क्वेश्चन है इसमें कन्फ्यूजन है तो वो देख लें। अब जिस तरह स्टूडेंट पूछते हैं एक्टिविटीज़ क्या है, ये देखें गिवन कुछ उन्होंने एक्टिविटीज़ दी हैं, और उसका आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, तो आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स, उनकी प्रायोरिटी, उनकी बाइंडिंग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ऑपरेटर्स में भी हमने अभी सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल में हमारे बिल्कुल लॉजिकल ऑपरेटर भी आएंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स का टॉपिक। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स है वेरिएबल का। हम मैथमेटिक्स में भी वेरिएबल यूज़ करते हैं जब ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमने एक जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को यूटिलाइज करना हो, यानी कभी उस स्टेज पे कुछ कुछ डाटा है, कभी कुछ डाटा है, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो वहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक आपको स्पेस प्रोवाइड की जाए। ऑब्वियसली वो स्पेस जो है, यानी वो मेमोरी जो है वो रैम के अंदर होगी। ठीक है, आप में जिसके अंदर आप अपने डाटा को स्टोर कर सकें। जो भी आपका प्रोग्राम है, अगर उसने कोई डाटा स्टोर करना है फॉर सम मैनिपुलेशन, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो आप वो डाटा स्टोर कर सकें, उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, और फिर उस ऑपरेशन के नतीजे में अगर जो रिजल्ट आया उसको भी स्टोर कर सके दोबारा किसी जगह में। ठीक है, और ये वेरिएबल आपका हमेशा जो डाटा स्टोर करता है वो करता है प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में। ठीक है ना, अगर आपने फाइल में डाटा स्टोर करना है तो उसका एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, वो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, वो आगे चल के आएगा मॉड्यूल, उसमें हम देखेंगे। तो अभी हमारा अगर डाटा हमने लेट से, अभी देखें हम प्रोग्राम जो भी लिखते हैं उसके अंदर डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं डायरेक्टली खुद से। लेकिन अगर हम चाह रहे हो कि कोई यूजर डाटा एंटर करे, यूजर से डाटा लें, ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर वेरिएबल चाहिए होगा, या हम बगैर कांस्टेंट डाटा दिए कोई वेरिएबल प्रोवाइड करें। ठीक है, जिसके अंदर डाटा स्टोर हो, और जो डाटा उस टाइम पे हो उसके अंदर वो फैच हो, और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म। तो उस केस में हमें वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह है जैसे कि आपका कोई ड्रॉ है या बॉक्स है। ठीक है,
और आपने उस बॉक्स पे लिख दिया, लेट्स से ये एक बॉक्स है फॉर एग्जांपल फॉर स्टोरिंग ऑफ बुक्स, ठीक है, तो आपने वेरिएबल का नाम रख लिया बुक्स, तो इसके अंदर बुक्स रख दिया आपने, ठीक है। अब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। पाइथन जो है वो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। सी, सी प्लस प्लस, जावा जो है वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो सी, सी प्लस प्लस या जावा है उसके अंदर हर वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है। अगर आप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ इंटीजर स्टोर हो सकता है। करेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो करेक्टर होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्टोर होंगे, और इसी तरह फ्लोट है तो फ्लोट होंगे। पाइथन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन के अंदर वेरिएबल जस्ट एक वेरिएबल है, उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जो स्टोर करेंगे वही उसकी डाटा टाइप बन जाएगी। यानी एक वेरिएबल में एक वक्त में इंटीजर हो सकता है, नेक्स्ट लाइन में आप उसी वेरिएबल के अंदर फ्लोट असाइन कर दें, करेक्टर असाइन कर दें, तो पाइथन को इससे कोई इशू नहीं है। और ऑब्वियसली इस चीज़ का फ़ायदा भी है और इस चीज़ का नुकसान भी है, ठीक है, कुछ जगहों पे। तो हम लेते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सिंपली अगर आपने वेरिएबल को क्रिएट करना है तो वेरिएबल का एक नाम होगा। आगे नेमिंग के हवाले से भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अभी वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं अपने वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ, लेट्स से वी आर। मैंने अपने वेरिएबल का नाम क्या रख लिया? वी आर, ठीक है। और उसके अंदर मैंने असाइन कर दिया सिंपली। असाइन मतलब इक्वल टू यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि मैंने उसमें डाटा स्टोर करना है, अपने वेरिएबल में कोई डाटा स्टोर करवाना है, और मैं वी आर में असाइन कर देता हूँ 10, ठीक है। यानी मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, यानी इससे होगा क्या, आपकी रैम में एक लोकेशन जो एलोकेट हो जाएगी उसको टैग मिल जाएगा वी आर का, ठीक है, कि ये प्लेस जो है वी आर की है, ठीक है। और उस वी आर में जो डाटा स्टोर हुआ है वो 10 है, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, अगर प्रिंट वी ए आर लिख देता हूँ तो अब क्या होगा? अब वी आर, वैसे तो अगर मैं देखें ये काम नहीं लिखता ऊपर वाली लाइन, और सिंपली लिखता हूँ प्रिंट वी आर, तो मुझे एरर आ जाएगा, नेम एरर, ठीक है। नेम एरर आ गया, और नेम वी आर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या वो कह रहा है कि आपने वी आर तो डिफाइन ही नहीं किया। अगर मैं वी आर डिफाइन कर देता हूँ और उसमें 10 वैल्यू असाइन कर देता हूँ, फिर क्या होगा? अब ये करेगा कि जो वी आर वेरिएबल है उसमें 10 वैल्यू जो स्टोर है उसको वहां से रीड करेगा और उस डाटा को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब फॉर एग्जांपल इस स्टेज में वी आर में 10 था, अब उसके बाद मैंने नीचे क्या किया, वी ए आर को मल्टीप्लाई बाय कर दिया 2 के साथ, और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट वी आर। आपको मुझे बता सकता है कि अब वी आर में क्या वैल्यू आएगी? 20 आएगी। कोई और स्टूडेंट? अच्छा, बदर ने कहा 10 आएगी, सिद्रा ने कहा 10 आएगी। अच्छा, 10 वाले कितने और 20 वाले कितने? हफ्सा ने कहा 20 आएगी, ठीक है। 10 वाले ज्यादा है, 20 वाले ज्यादा है? मोहम्मद अवैस ने भी कहा, मेरा ख्याल 10 वाले ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। चलें अभी देख लेते हैं, और फिर 20 वाले भी हैं, काफ़ी हैं, ठीक है। 50-50 ही लग रहा है मुझे। चलें अभी देखते हैं आउटपुट क्या आएगी। आउटपुट, मैं पुरानी आउटपुट को डिलीट कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो ये देखें, ये जो फर्स्ट हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया ना, ये देखें वी आर, उसका ये 10 आउटपुट आ रही है, सेकंड वाले की जो है वो ये 10 आ रही है, तो 10 ही आ रही है। अब यहाँ पे जिन्होंने 10 बताया उनको तो पता है 10 क्यों आ रही है, लेकिन जिन्होंने 20 बताया उनको आइडिया नहीं है कि क्यों नहीं आ रही, 20 क्यों नहीं आ रही, 10 क्यों आ रही। क्योंकि देखें मैंने वी आर को 2 से तो बिल्कुल मल्टीप्लाई किया, मैंने एक कैलकुलेशन परफॉर्म की है। वी आर में क्या था? 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20। लेकिन वो जो 20 मेरे पास रिजल्ट आया उसको मैंने कहीं पे स्टोर नहीं करवाया, मतलब उसको, या तो मैं एक और नया वेरिएबल ले लेता, ठीक है, लेट्स से न्यू,
और इसको दे देता VAR, ठीक है, और उसमें स्टोर करवा देता VAR/2 और इधर मैं प्रिंट कर देता न्यू VAR, ठीक है। अभी मैं चल के कुछ लिमिटेशन भी बताऊंगा वेरिएबल के नेम के वाले से, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो अब तो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले VAR में 10 था और अब VAR/2 किया और उसको साइन कर दिया न्यू VAR में, तो वो 20 हो गया। या मैं क्या करता, उसी VAR में असाइन कर देता और उसी वेरिएबल को प्रिंट कर देता, यानी सेम वेरिएबल लाइन लिख देता दोबारा से, तो फिर 20 होना था। यानी कि आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके उसका रिजल्ट या तो उसी टाइम प्रिंट कर दें, या उसको अगर सेव करना है तो उसी वेरिएबल में करें या किसी न्यू वेरिएबल में करेंगे, तब भी उसका रिजल्ट जो है वो आपके पास आएगा, ठीक है। यानी आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो क्या उसी जगह पे प्रिंट कर दें अपडेटेड रिजल्ट, इस केस में सिर्फ रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, VAR की वैल्यू मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, ठीक है। सेकंड केस में ये हो रहा है कि आपके पास इस केस में VAR की वैल्यू अपडेट हो रही है, और जो थर्ड केस है वो ये है कि आप कोई और वेरिएबल में अपडेटेड वैल्यू साइन कर दें, तो तब आपकी आउटपुट जो है वो उसको विजिबल होगी, ठीक है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट लिखता ही नहीं हूँ, जस्ट मैं अपनी कैलकुलेशंस ही लिखता जा रहा हूँ, तो मेरे पास कोई आउटपुट ही नहीं आएगी, ठीक है ना। वो प्रोग्राम सारी कैलकुलेशंस तो कर रहा है लेकिन मुझे कोई डिस्प्ले नहीं करेगा आउटपुट, तो ये चीज़ भी ध्यान में रख लें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास लिमिटेशंस क्या है वेरिएबल के नेम के हवाले से। कुछ गाइडलाइंस होती हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, वो ये है कि वेरिएबल का जो नेम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ VAR1 और उसमें 10 असाइन करता हूँ, ठीक है, और एक रखता हूँ VAR2, उसमें 20 असाइन कर देता हूँ, और अब मेरा दिल चाह रहा है मैं रखूं वेरिएबल का नाम 3VAR और उसमें 30 असाइन करता हूं, तो ये वैलिड नेम नहीं है। मींस कि वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद उसमें नंबर आ सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकती, यानी VAR3 तो ठीक है लेकिन VAR_3 वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेशल करैक्टर नहीं आ सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं VAR_div3 लिख दूं, यानी इसको डिवीजन को डिव भी बोलते हैं, ठीक है, या VAR=3 मैं कहूँ ये मेरे वेरिएबल का नाम है, तो ये वाले आपके जो है वो वेरिएबल के नाम में करैक्टर नहीं आ सकते, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ये रख दूं, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो ये आपका नाम वेरिएबल का नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा एक और आपकी लिमिटेशन है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते। जैसे अब प्रिंट है, एक फंक्शन का नाम है, ठीक है, तो मैं रखूँ मेरे वेरिएबल का नाम प्रिंट है, ठीक है, print=30, और मैं कहूँ कि प्रिंट और उसमें पास कर दूँ प्रिंट, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। देख रहे हैं आपके पास वो एरर दे रहा है क्या, लाइन नंबर 6 के अंदर, कि जो प्रिंट है वो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रिंट है वो तो आपका फंक्शन था, ठीक है। तो आपने जो है वो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि बिल्ट इन आपके जो कीवर्ड्स हैं वो ऑपरेटर्स वो सारे वेरिएबल के अंदर नाम में नहीं आ, स्पेस नहीं आ सकती, ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि वेरिएबल के नाम किस तरह के होने चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि वेरिएबल का नाम आप उस रेफरेंस से रखें जिस तरह का उसमें डाटा स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई स्टूडेंट के अटेंडेंस के लिहाज से कोई वेरिएबल क्रिएट करना था, ठीक है, तो मैं रख लेता हूँ
std_, एक तो ये तरीका है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी प्लस में इस तरह वेरिएबल का नाम रखते हैं कि टोटल इस वक्त काउंट स्टूडेंट का क्या है, ठीक है। पाइथन वगैरह में और जावा वगैरह में रिकमेंडेड ये होता है कि आप पूरा वेरिएबल का नाम लंबा लिखें, यानी स्टूडेंट, ठीक है। और आप अंडरस्कोर की बजाय क्या करें, काउंट। सेकंड, जो अगर आपका कोई वर्ड है तो उसको साथ ही जोड़ दें और उसमें उसको सी को कैपिटल कर दें। अंडरस्कोर स्पेशल करेक्टर में नहीं आता, अंडरस्कोर आ सकता है, डैश भी आ सकता है, डैश और सॉरी, डैश नहीं आएगा, अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। डैश में वो एरर देगा, यानी वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर आ सकता है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप वेरिएबल में अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं नेम में तो आप उनको जोड़ दें, क्योंकि अगर इस तरह जोड़ेंगे तो वो रीड उनको करना डिफिकल्ट होगा। तो जो सेकंड आपका वर्ड है वो उसका स्टार्ट जो है वो कैपिटल से रख दें और स्टूडेंट काउंट लेट से 10 कर दिया। तो ये ज़्यादातर आपको इस तरह से वेरिएबल के नाम मिलेंगे पाइथन के, ठीक है। नो, वैसे आप स्टूडेंट का एस कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें इशू कोई नहीं है। लेकिन नॉर्मली वेरिएबल का जो स्टार्ट ऑफ द लेटर होता है वो नॉर्मली स्मॉल से होता है, और अगर कोई नेक्स्ट वर्ड हो तो उसका स्टार्टिंग लेटर जो है वो कैपिटल होता है, ठीक है। ये नॉर्मल जनरल एक प्रोसीजर है, ठीक है। और इस तरह अगर 3 वर्ड हो तो तीसरा भी इसी तरह कैपिटल होगा। और एक चीज जो किसी ने पूछी नहीं और मेंशन नहीं की, वो ये कि वेरिएबल्स के नेम जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आपका लेट से ये स्टूडेंट काउंट मैंने बनाया है, तो एक मैंने रख दिया स्टूडेंट काउंट जिसमें एस कैपिटल है और उसको मैंने 20 रख दिया, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है। देखने में तो आपको सेम लग रहे हैं लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसका एस कैपिटल है, इसका एस स्मॉल है। तो ये चीज़ भी है, इससे कन्फ्यूजन भी समटाइम क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि हमेशा स्टार्टिंग लेटर स्मॉल रखें, और अगर कोई और वर्ड आ रहा है तो वो कैपिटल से स्टार्ट करें। एक सेकेंड है, चैट इधर मेंशन क्वेश्चन किया सर, अगर स्टार्ट का कैपिटल लेटर लिखेंगे तो एरर आएगा? नहीं, एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप स्मॉल से करें। अब ये देखें, प्रिंट कर रहा हूँ मैं और स्टूडेंट काउंट पहला लिखा, उसके बाद अगेन प्रिंट किया और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट काउंट सेकंड वाला लिख दिया, तो मेरा 10 और 20 सेपरेट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल्स को वो ट्रीट कर रहा है। और इसी तरह पाइथन के अंदर जो सिंटेक्स भी है वो भी केस सेंसिटिव है, मतलब जितना भी हम कोड लिख रहे होते हैं वो सारा केस सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। यानी प्रिंट का जो फंक्शन है वो पी स्मॉल लिख रहे हैं, यानी अगर आप पी कैपिटल कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज, ये तो जनरल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ऐसा ही है। अच्छा, ये तो था वेरिएबल और उसके हवाले से गाइडलाइन। और वो अब सारे यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है मैंने आपको, वर्बली सारी बता दी है और करके भी बता दी है। यहाँ पे अब वो डिफरेंट वेरिएबल ले रहा है, लेट से किसी का अकाउंट है तो वेरिएबल 1 लिया, अकाउंट बैलेंस, ठीक है, उसमें उसने फ्लोर नंबर लिख दिया, क्लाइंट नेम एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, उसमें उसका उसने नाम लिख दिया। और प्रिंट करते हुए देखें, एक ही वक्त में हम 3 वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं और उसने कोमा से सेपरेट कर दिया। और अब हम एग्जांपल करते हैं आगे डिफरेंट वेरिएबल्स की, ठीक है। अच्छा, अब हम वेरिएबल्स में एडिशन और कुछ वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेटर्स लगाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ये इस टॉपिक को कवर करते हैं, शॉर्टकट ऑपरेटर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है आई और उसके अंदर मैंने लिख दिया 10, ठीक है। अभी हमने फॉर एग्जांपल आई के साथ एक किया था काम, जो मैंने किया था, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई प्लस
1, ठीक है। और मैं उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, अगेन क्वेश्चन आपसे पूछा, प्रिंट कर रहा आई, तो अब आई में क्या प्रिंट होगा? अभी हमने ये एग्जांपल की थी बिल्कुल ऐसी ही। अभी भी किसी की सुई 11 पे अड़ी है, बदर ने कहा 11, उसके बाद कोई और 11 वाला तो है नहीं। 11 वाला जो है वो मुझे मैसेज करे। 11 इस वजह से नहीं होगा क्योंकि मैंने असाइन नहीं किया, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, देखें 10 प्रिंट हो रहा है। अब हम देखते हैं, इसको मैं साइन कर देता हूँ आई में ही। तो अब मैं अगर इस कोड की आउटपुट दूंगा तो वो 11 आ जाएगा। इसको बोलते हैं मैंने असाइनमेंट कर दिया, ठीक है, और इंक्रीमेंट किया 1 का। अब ये जो मैंने काम किया ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी कंप्लीट फॉर्म है। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, यानी 1 का इंक्रीमेंट किया। अगर मैं इस कोड को नीचे 1 2 3 दफा लिख देता हूँ, तो इसने टोटल, यानी अगर मेरा नंबर 10 था, 10 में 1 का इंक्रीमेंट किया, 2 का किया, 3 का किया, यानी अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? 13 आएगी, ठीक है ना। यानी 3 टाइम्स इंक्रीमेंट कर दिया उसने। तो ये आपका इंक्रीमेंट हो रहा है इस तरह मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, यानी ऑपरेटर यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यानी डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका 7 हो जाएगा अगर 3 का डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 बाय 1 करें, ठीक है। तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। स्ट्रिंग के वाले से, अभी कॉन्केटिनेशन के वाले से टॉपिक आने लगा है, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग के वाले से टॉपिक है, उसको कवर करते हैं। अच्छा जी, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम आते हैं कि इसको शॉर्टकट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और आपको ज़्यादातर जो भी कोड मिलेगा, लेट से आउटपुट फाइंड करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है कि जो, लेट से आपको कोड आए, ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कोड गिवन होगा और उसमें लिखा होगा कि इसमें बताएं, चूज करें इन 4 या 5 ऑप्शन में से कि कौन सा राइट आंसर है, कोड की आउटपुट क्या है। तो उसमें जो भी कोड अक्सर आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कोड नहीं होगा, वो शॉर्टकट फॉर्म में होगा। ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इस चीज़ की अगर शॉर्टकट फॉर्म लिखनी है तो वो किस तरह होगी, ठीक है। सी लैंग्वेज में, और हो क्या रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। आई की जो भी वैल्यू थी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर लेट्स से आई की वैल्यू 10 थी तो 11 हो रहा है। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 101 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर तो सी प्लस प्लस का केस है तो बिल्कुल वो जो बदर ने भी मेंशन किया, आई प्लस प्लस लिखेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पाइथन में लिखे आई प्लस प्लस तो आपके पास एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स का। यानी पाइथन के अंदर ये प्लस प्लस और माइनस माइनस वैलिड सिंटेक्स नहीं है। तो यहाँ पे किस तरह आपको करना पड़ेगा, उसका शॉर्टकट का रूल देख लें। यहाँ पे शॉर्टकट इस तरह है, आई इक्वल टू +1, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट। अब इसको किस तरह पढ़ेंगे, यानी आई में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और आई की ओरिजिनल वैल्यू 100 है, तो 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये आपका 101 होना चाहिए था, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आई प्लस इक्वल टू 1 ये है, ठीक है। आई प्लस इक्वल टू 1, वो तो अगर मैंने ये लिख लिया, ये तो मैंने आई में दोबारा असाइनमेंट कर दी +1 की, ठीक है। ये यूनिटरी ऑपरेटर सा लगाया और मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, वो मैंने गलत लिख दिया था। आई प्लस इक्वल टू 1, इसको किस तरह पढ़ेंगे और इसको किस तरह आप याद रख सकते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। 101 इसकी आउटपुट आ गई, आई प्लस इक्वल टू 1। अब इसमें इसको रीड करने का तरीका क्या देखें, एक्सपेंडेड फॉर्म में आई इक्वल टू, उसके बाद फिर आपने पढ़ना है आई +1, ठीक है। यहाँ पे मैं सी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक होता है कमेंट के ऑप्शन, ठीक है। कमेंट क्या होता है, आपकी हेल्प के लिए कि आप इसके साथ जो है वो कमेंट लगा सकते हैं, हैश
को यूज करते हुए इसके आगे कोई भी कोड लिखेंगे तो वो कमेंट कंसीडर होगा, यानी कि जो आपका इंटरप्रेटर है उस कोड को इग्नोर कर देगा कंपाइल यानी एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ। देखें इसको रीड किस तरह करना है, आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू, उसके बाद आई प्लस वन, आई प्लस वन, तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई, आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी जो है वो आई प्लस इक्वल टू वन, यानी आई में वन का इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अच्छा उसी तरह अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल आई माइनस इक्वल टू वन लिखता हूँ, तो अब ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, इसका आउटपुट क्या आएगी, 99। ठीक है, और लेट्स से मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आई डिवाइडेड बाय इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 2, तो इसमें आउटपुट क्या हो जाएगी, 50। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप कर सकते हैं। नहीं, मल्टीपल लाइन में हम नहीं कर सकते। ठीक है, एक लाइन में आपकी एक ही स्टेटमेंट आएगी, अगर आपके मल्टीपल हैं तो आप उनको जो है वो डिफरेंट स्टेटमेंट में लिखेंगे, यानी कि आप उसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ठीक है, या अगर उनके दरमियान में कोई ऑपरेटर है तो वो आ सकता है, ये आपका एक लाइन में एक ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें, ये लिखा भी है, ये आपकी एडिशन है। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस टू मल्टीप्लाई बाय जे, तो इसमें देखें 2 इंटू जे ये कर रहा है, और ये आपको इंक्रीमेंट जहाँ पे हो रहा है उसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख लें शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपका सिर्फ वो हो रहा होता है जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो रहा है, ये चीज़ भी ध्यान में रख लें। ठीक है, बाकी एज इट इज़ आपका ऑपरेशन साथ ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक लाइन में एक ही दफ़ा आ सकता है, अनटिल एंड अनलेस दरमियान में कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, वो आगे चल के हम देखेंगे अगर जब दरमियान में मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर आएंगे उसी तरह। उसी तरह ये देखें वेरिएबल ऑपरेटर है, उसको हम अगर 2 पर डिवाइड करें तो ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये मॉडुलस ऑपरेटर की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जे में से माइनस करें आई प्लस वी आर प्लस आर एम, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म सिर्फ उसकी बनी है जो हमने माइनस किया था जे में से, तो जे माइनस इक्वल टू आगे आपका वही जो है वो मैसेज यानी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो ये शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ यह है कि आपको इसको रीड करना और आपको ये आना चाहिए कि आप ये कोड किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। रैंडम नंबर इंक्रीमेंट मैं समझा नहीं हूँ आपका क्वेश्चन। आप इंक्रीमेंट आपके ऊपर रैंडम नंबर आगे आएगा, मैथ्स की लाइब्रेरी हम देखेंगे उसमें रैंडम नंबर के साथ जनरेट करवा सकते हैं और बिल्कुल उसका इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, आगे चल के आएंगे। पाइथन के अंदर काफ़ी लाइब्रेरीज हैं और उसमें रैंडम नंबर जनरेटर भी है, और भी रैंडमनेस के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। अच्छा जी, हम अब आगे चलते हैं। कमेंट के हवाले से मैंने अभी आपको बता दिए कि हैश को यूज़ करते हुए आप कमेंट दे सकते हैं, उसके आगे भी कोड के आगे लाइन भी लिख सकते हैं, ये आप हैश लगा के। ठीक है, कमेंट की हैश और आगे दिस इज आ कमेंट। ठीक है, और आप चाहें तो ये लाइन कहीं पे भी अपने कोड के ऊपर भी दरमियान में भी कहीं पे भी लिख सकते हैं और ये इग्नोर होगी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखें कि पाइथन में एक लाइन में एक स्टेटमेंट आती है, अगर आप लेट से ये वाली स्टेटमेंट उठाते हैं
इसको कट करते हैं और स्पेस देके इधर ये वाले कोड लिख देते हैं। और अब आप कहें कि मैंने एक ही लाइन में दो स्टेटमेंट लिख दी हैं, तो यहाँ पे आपका एरर आएगा। ठीक है। हाँ, ये दो स्टेटमेंट कब आ सकती हैं? जब इनके दरमियान में कोई लॉजिकल ऑपरेटर आए, वो आगे चल के हम जब पढ़ेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। ठीक है, तब ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी अगेन, दरमियान में अगर इसके कोई लॉजिकल ऑपरेटर आ जाएगा। अच्छा जी, कमेंट के वाले से एक और चीज़ बता देता हूँ, वो आगे चल के भी आएगा, वो इधर ही देख लें। वो है पाइथन में, यानी मैंने आपको कॉलन पाइथन के अंदर नहीं है। पाइथन के अंदर इस तरह करली ब्रैकेट्स कॉलन इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद सेमी कॉलन वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं है, पर कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है। ठीक है, जो एंड ऑफ द लाइन में स्टेटमेंट में आता है C++ में, वो नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताने लगा था हाँ जी, ट्रिपल कोट के वाले से। ये तो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ही बता दिया था कि डबल कोट और सिंगल कोट रिप्लेसेबल हो सकते हैं, और पाइथन में करैक्टर और स्ट्रिंग एक ही तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है ना। अब आप देख लें, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये जो कमेंट है यहाँ पे देना है, लेकिन मैंने मल्टी लाइन का कमेंट देना है, मतलब दिस इज लाइन 1। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा पैराग्राफ है कोई, तो उसमें फिर मैं इस तरह मेरी मल्टीपल लाइंस चल रही हैं। ठीक है, मैंने कोई लंबा मैसेज लिखा हुआ है, दिस इज लाइन 3। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आप हैश लगाते जाएं और अपना कमेंट लिखते जाएं, तो ये वैलिड है। दूसरा तरीका क्या है जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है मल्टी लाइन कमेंट में, वो है ट्रिपल कोट्स। यानी आप 3 कोट्स लगाएं। ठीक है, और जहां पे आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां पे 3 कोड, और जहां पे वो पैराग्राफ एंड हो रहा है। अब ये आपका जो मल्टी लाइन कमेंट बन चुका है, ये जो ये है। ठीक है, इस तरह यानी आप पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के कोड के अंदर पेस्ट करके लिख सकते हैं, और ये आपका एक मल्टी लाइन कमेंट कंसीडर होता है। ठीक है, और ये इग्नोर होगा क्योंकि हम इसको एज अ कमेंट के तौर पे कंसीडर करें। और सेम इसी तरह अगर हमने प्रिंट करते हुए कोई मल्टी लाइन, मतलब आपने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ प्रिंट करना था, तो इसी तरह ट्रिपल कोट्स को यूज़ करते हुए प्रिंट में अगर हम ट्रिपल कोट्स यूज़ करें और उस प्रिंट फंक्शन को ये पास कर दें, तो आपका ये पूरा का पूरा एज इट इज़ ये पैराग्राफ भी प्रिंट हो जाएगा। यानी इसके दो यूज़ हैं, मल्टी लाइन कमेंट भी, और मल्टी लाइन अगर आपने कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो वो प्रिंट हो जाए। ऐसे अगर आप इसको डबल दें लाइन देंगे या डबल कोटेशन मार्क देंगे तो वो नहीं कंसिडर करेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रिंट एक लाइन की इनपुट ले रहा होता है। अगर आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो वो दूसरी स्टेटमेंट इसको कंसिडर करेगा, जो कि ये नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आपको इसको ट्रिपल कोट्स देने पड़ेंगे, तब आप इसको एक मल्टी लाइन मैसेज को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पाइथन के अंदर फैसिलिटी है। अच्छा, एक चीज़ मैं वेरिएबल के हवाले से स्किप कर गया था, वैसे वो जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे है कि पाइथन जो है वो यूनिकोड को सपोर्ट करती है। यानी यूनिकोड क्या चीज़ है? जिस तरह हमारा आस्की कोड था वो तो सिर्फ लैटिन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट तक है ना, यूनिकोड का मतलब है कि ये मल्टी लैंग्वेज लैंग्वेज है। ठीक है, यानी इसके अंदर आप उर्दू में भी अगर कोई आउटपुट देना चाहें तो दे सकते हैं। यानी पाइथन उर्दू के कीवर्ड्स को भी समझती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और इवन उर्दू के अंदर आप वेरिएबल का नेम भी रख सकते हैं। अब मेरे पास उर्दू का कीबोर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे उर्दू का एक वर्ड जो है वो ट्रांसलेट करता हूँ गूगल ट्रांसलेटर से। ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ डिटेक्टिव लैंग्वेज, तो इंग्लिश ही रहने दें। ठीक है, और आउटपुट यहाँ पे उर्दू चूज करता हूँ और कोई मैसेज लिख लेता हूँ, लेट्स से आई एम फाइन। ठीक है, मैं ठीक हूँ। अब फॉर एग्जांपल
प्रिंट, एक तो ये है कि यहाँ पे आप अपना ये मैसेज लिख सकते हैं, और ये मेरा पेस्ट कॉपी हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप जो है वो अपना मैसेज लिख सकते हैं, ये मैंने पूरा लिख दिया, मैं ठीक हूँ, और इसको आउटपुट इसकी दे। ये इधर ये ठीक नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इसकी टर्मिनल है ना वो प्रॉपर इसको उर्दू के वर्ड्स को जोड़ नहीं रही, ठीक है। इसकी आपको प्रॉपर मैं आउटपुट जो है ना वो कमांड लाइन से शो कर देता हूँ, अगर आप अपने कोड में जाए ना। अच्छा, कमांड लाइन से भी आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा कोड था, इसको अगर आप ये तो इससे ही ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको आइडियली से ओपन करता हूँ, एक सेकेंड, ओपन ओपन विद, तरह नहीं हो रहा। अच्छा, राइट क्लिक करके ना आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, ओपन टर्मिनल हेयर, ठीक है। ओल्डर अगर विंडो आपकी 10 है तो वहाँ पे होगा ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये इसका पाथ देखें, सेट वही है, डी वर्कस्पेस पाइथन प्रोग्राम में मैं इस वक्त हूँ, ठीक है। अगर मैंने अपना यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो मेरे पास कीवर्ड है यहाँ पे पाइथन, और आगे मैंने अपने फाइल देनी है, ये इसकी कमांड है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है, फर्स्ट डॉट पी वाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी ये मसला कर रहा है, चलें इसको देख लेते हैं कि ये पावर शेल में क्यों इशू कर रहा है फॉर्मेटिंग के हवाले से। एनी हो, वापस आते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं सिंगल वेरिएबल करता हूँ, फॉर एग्जांपल, तो वो वर्ड्स को जोड़ नहीं रहा। अच्छा जी, ये मैं ठीक हूँ में से मैंने सिर्फ जो है वो मैं को कॉपी कर रहा हूँ रेफरेंस के लिए। और मैं अपने वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ, लेट से यही मैं, इक्वल टू 1 2 3, और प्रिंट। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि आपका वेरिएबल का नाम किसी और लैंग्वेज में भी हो सकता है, प्रिंट मैन। ये C++ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो यूनिकोडेड सपोर्टेड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, अ, अब मैंने इसको आउटपुट दी, मेरे पास 1 2 3 आ गई, यानी उसने मेरे वेरिएबल का नाम ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब आप कहेंगे स्पेशल करेक्टर नहीं है, ठीक है। स्पेशल करेक्टर क्या है आपके, जैसे आपके जो ऑपरेटर्स हैं और इस तरह के जो साइन है एट द रेट, वो आपके स्पेशल है, वो अलाउ नहीं है। लेकिन जो डिफरेंट लैंग्वेज के वर्ड्स हैं वो अलाउ हैं वेरिएबल के नेम में, लेकिन अगेन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इस तरह आपके फॉर्मेटिंग का इशू भी आ सकता है। उस वेरिएबल के नाम आपको हो सकता है सही तरह से टाइप ना कर पाएँ, याद ना रहें, तो इस वजह से आप एक ही प्रोसेस को फॉलो करें कि नॉर्मली आप इंग्लिश में ही वेरिएबल्स के नाम रखें, ठीक है। हाँ, अगर आप अपना कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जो लेट से मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप अपने जो मैसेजेस होंगे उसको उनकी ट्रांसलेशन उस लैंग्वेज में भी स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और फिर जो है वो जब आप कोई भी प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो जो यूज़र अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा उसको फिर उसी लैंग्वेज में आउटपुट मिलेगी, ठीक है। बाकी मैं ये देख लूँगा कि ये जो इशू किस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कि ये जो फॉर्मेटिंग का इशू आ रहा है वहाँ पे कि ये सही तरह से उर्दू रीड नहीं हो रही, इसको मैं देखूँगा, सर्च करना पड़ेगा, इसका कोई सलूशन फिर मिल जाएगा। अच्छा जी, मेरा ख्याल है यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एंड हो रहा है, एक या दो टॉपिक्स रह गए हैं छोटे से। हाँ, ये लास्ट ही एंडिंग टॉपिक में से एक टॉपिक है इस मॉड्यूल का, वो है इनपुट के वाले से। अभी तक हमने जितनी भी काम किए हैं सारा आउटपुट के ऊपर फोकस है, यानी प्रिंट फंक्शन को यूटिलाइज किया। अब हम उस साइड पे आ गए हैं यूज़र की साइड से, कि अगर यूज़र से कोई डाटा इनपुट लेना हो, जो कि अक्सर हमें लेना पड़ेगा आगे चल के,
तो वो किस तरह ले सकते हैं, उसके लिए जिस तरह हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है आउटपुट के लिए, इसी तरह इनपुट का फंक्शन है यूज़र से इनपुट अगर लेनी है, तो इसको देखते हैं किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली इनपुट लिखेंगे। नॉर्मली तो हम प्रिंट के फंक्शन में पास करते हैं ना कोई वैल्यू और वो प्रिंट हो जाती है। इनपुट का फंक्शन क्या करता है, हमें रिटर्न करेगा, यानी हमें कोई वैल्यू देगा, हम उस वैल्यू को अपने लेट से एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, और फिर उस वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी उसको लेट से प्रिंट करा लेते हैं। अभी हम इतना ही काम करते हैं, यानी जो यूज़र एंटर करे वही प्रिंट हो कर ले। यानी इनपुट का फंक्शन क्या है, यूज़र से इनपुट लेगा, यानी यूज़र जो भी टेक्स्ट टाइप करे, एंटर की प्रेस करे, वो आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और वो वेरिएबल आपका प्रिंट कर दो। सिंपल, बिल्कुल बेसिक सा काम कर। इसको रन करते हैं। अब देखें, नॉर्मली तो हम प्रोग्राम रन करते थे, वो एग्जीक्यूट होता था साथ ही क्लोज हो जाता। अब ये प्रोग्राम देखें वेट कर रहा है। ठीक है, ये इसे कहते हैं, यानी टेक्निकल कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, कि ये प्रोग्राम बेसिकली यहाँ पे पोलिंग कर रहा है कीबोर्ड के बफर को एक्चुअल में। कि आपका जो प्रोग्राम है वो बेसिकली वेट कर रहा है कि जो कीबोर्ड से जो आपकी इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट, उसमें कोई भी डाटा आप टाइप करें तो वो वेट कर रहा है उसको रीड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लेट से जो भी मैं इनपुट यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, मैं इनपुट मैं एंटर करता हूँ, लेट से 10 एंटर करता हूँ। 10 लिख के जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा, यानी ये जो आपका कैरेज रिटर्न होगा, कैरी रिटर्न पे वो डाटा जो भी मैंने एंटर किया होगा वो किस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, वी आर में। और साथ ही आपकी फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी कि उस वी आर को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट किया कि जब हम यूजर से लेट से इनपुट ले रहे हैं तो कोई यूजर को भी तो कोई मैसेज दें, ताकि वो यूजर को पता लगे कि हम उससे कोई इनपुट चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको हो सकता है इनपुट आए वो क्या एंटर करे, यानी उसके लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे सोल्यूशन उन्होंने क्या प्रोवाइड किया कि इनपुट के अंदर हम कोई मैसेज लिखेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा एज अ प्रॉम्प्ट कि हम यूज़र से क्या चाह रहे हैं। मैं लिख देता हूँ, लेट से प्लीज़ एंटर आ नंबर। ठीक है, प्लीज़ एंटर आ नंबर। अब ये मैसेज यूज़र को जाएगा पहले, ये देखें, प्लीज़ एंटर आ नंबर, और आगे उसकी प्रॉम्प्ट यहाँ पे, और वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे वो जो कीबोर्ड का बफर है उसको स्कैन कर रहा है बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, प्लीज़ एंटर अ नंबर, और वो वेट कर रहा है। जैसे ही वो एंटर करेगा यहाँ पे नंबर और एंटर की प्रेस करेगा तो आपका नंबर जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी आप मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, योर नंबर। ठीक है, और इसको कोमा लगा दें कि आपने जो नंबर एंटर किया है वही है। ठीक है, अब हमारा कोड की यानी ज़्यादा जो है वो इजी टू यूज़ हो चुका हुआ है। उसकी आउटपुट 10, प्लीज़ एंटर अ नंबर, योर नंबर इज़ 10, यहाँ पे इस भी लगा लें, योर नंबर इज़ 10। अच्छा जी, अब ये तो था यूज़र से इनपुट लेना और उस इनपुट को प्रिंट कर देना। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ये इनपुट के बाद हम उसके ऊपर कर सकते हैं, ये आगे चल के हम देखेंगे। अभी हम बेसिक के ऊपर फोकस करें, जब हम इनपुट को समझ लेंगे फिर बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि सिर्फ नंबर एंटर हो या सिर्फ वर्ड्स एंटर हो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है उसके साथ लिखता हूँ वी आर इजिकल टू वी आर, बल्कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि इस लाइन के बाद आउटपुट क्या आएगी प्रिंट में? ये पहले तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। ठीक है, वी आर
इक्वल टू वी आर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यानी आउटपुट अभी लेट से मैं इनपुट बता देता हूँ, वी आर मैं क्या एंटर करने जा रहा हूँ, 10 फॉर एग्जाम्पल। मैं इस केस में मैं लिखता हूँ, इसको रन करता हूँ और यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 10। तो यहाँ पे कोई बता सकता है आउटपुट क्या आएगी? 20, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं। कुछ 10 कह रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट 20 ही कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास पेरेंट नंबर क्या हो गया, एक सेकंड है। अच्छा जी, योर नंबर इज 1010 आ रहा है, ना 20 आ रहा है ना 10 आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, इसको आप समझ लें ये क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली क्या है, यू यूज़र से जब हम, हाँ ये मैं बताने लगा हूँ कि ये किस तरह हो रहा है, ठीक है। यूज़र से जब भी हम इनपुट लेते हैं, वो इनपुट स्कैन होती है, वो वीआर में आ चुकी हुई है। यहाँ तक तो आपके बात बिल्कुल ठीक होगी। अब मसला ये है कि वो इनपुट जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में नहीं है, वो किस में पड़ी हुई है, स्ट्रिंग में, ठीक है। यानी कि आपका जो डाटा जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इस एग्जांपल को ज़रा मैं वक्ती तौर पे यहाँ से कट करके नोटपैड में सेव कर रहा हूँ और हम एक पहले छोटी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और कास्टिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो भी आने लगा यहाँ पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बताने लगा था कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ 2 और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ इन्वर्टेड कोर्स में 2, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। दोनों केस में देखें हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 2 और 2। लेकिन आप क्या बता सकते हैं ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम है? सेम नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट 2 जो है इंटीजर है, सेकंड 2 जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और इसका बैकएंड पे मैनिपुलेशन यानी कंप्यूटर डिफरेंट स्टाइल से इस डाटा को स्टोर करता है और उस पर प्रोसेसिंग भी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह जब हम यूज़र से डाटा स्कैन यानी इनपुट लेते हैं तो वो हमें इंटीजर फॉर्मेट में नहीं मिलता, वो हमें बेसिकली मैंने जो 10 लिखा है ना, वो 10 मुझे ये मिल रहा है स्ट्रिंग, वो मुझे ये 10 इस तरह 10 नहीं मिल रहा, ठीक है। अब जब इस तरह अगर 10 मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है, तो जब मैं ये वाला 10 था अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ तो देखें क्या हो रहा है, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ तो देखें क्या हो रहा है, ठीक है। जो ऊपर वाला 10 है उसको तो 2 से किया और 20 हो रहा है, वो तो आपको अंडरस्टूड है। ये क्या हो रहा है, अगेन वही 1010 बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है स्ट्रिंग रेप्लिकेशन। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग के हवाले से, अभी आगे स्लाइड्स में भी आ जाएगा। वो ये है कि आपकी अगर एक स्ट्रिंग है उसको मैं n नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करूं तो वो रिपीट हो जाएगी। मतलब देखें 10 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 110 था ना, तो एक और 10 साल लग गया, ठीक है। यानी 1010, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 101010, यानी स्ट्रिंग उसी को कॉपी कर, यानी उसके 3 कॉपीज बन गई और वो बिल्कुल साथ कॉन्केटिनेट होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग आपकी जो है वो रेप्लिकेशन है। कॉन्केटिनेट एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। कॉन्केटिनेशन भी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली ये तो आपको पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए क्या, स्ट्रिंग को मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ से एग्जांपल एक लेता हूँ, लेट से मेरे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ मैं चले और आसान करता हूँ, नंबर की बजाय यहाँ पे कोई नाम रख लेता हूँ, लेट से उमर, और इसके साथ लिख देता हूँ 3। तो अब आपको पता है यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, यानी आउटपुट उमर, तो उसके साथ भी उमर लिखा होगा, उसके साथ भी उमर, यानी एक्चुअल स्ट्रिंग 3 दफ़ा कॉपी हो जाएगी। और इसको मैं इस चीज़ को अगर लेट से यहाँ से कट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, और उसमें मैं ये लिख देता हूँ
ठीक है। और उससे पहले वेरिएबल मैं ले लेता हूँ आई, और उसमें मैंने लिखा हुआ है उम्र। लेट से ये मेरा एक वेरिएबल था, उसमें उम्र पड़ा हुआ था, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे मैं करता हूँ ए। ठीक है, इस चीज़ को कर दें रिमूव। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको आउटपुट का आइडिया मेरे ख्याल अब हो जाना चाहिए कि प्रिंट ए करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, और यू मैं कैपिटल ही कर देता हूँ नेम का। ठीक है, उमर उमर और उमर, ठीक है ना, ये आउटपुट आ जाएगी। तो ये बेसिकली आपका है कि आपने एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया है उमर को यूज करते हुए, और रेप्लिकेट किया 3 टाइम्स। ठीक है, आप इसको 4 टाइम भी कर सकते हैं, 5 टाइम भी कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यही कॉन्सेप्ट, ये तो रेप्लिकेशन का हो गया, एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है स्ट्रिंग का, वो है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या है? वो है कि एक स्ट्रिंग को आप दूसरे स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो क्या है? वो मैं लिखता हूँ लेट से आई प्लस आई। अब ये भी देखें, उम्र वैसे कोई नंबर नहीं है, वो तो स्ट्रिंग है, लेकिन देखें दो स्ट्रिंग को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग ऐड भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेट। तो ये दोनों स्ट्रिंग क्या मिल जाएंगे तो ये आपका आउटपुट आएगी, यानी दो स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है आपका आई और आई हो, आई और लेट से जे है। ठीक है, और यहाँ पे लेट से सेकंड में अली है। ठीक है, तो आपका जो है वो मैंने यहाँ पे अगर जे लिख दिया है, तो आपका उमर और जे, यानी आई और जे, जो उमर अली जो है वो आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का, और पहला था कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यानी दो स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं दो स्ट्रिंग के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल लूँ, तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या आउटपुट आएगी इस केस में? दो स्ट्रिंग के दरमियान में रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली क्योंकि ये वैलिड नहीं है। ठीक है, यानी स्ट्रिंग को आप इंटीजर से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने उसको कॉन्कैटिनेट करना हो, ऐड करना हो, तो वो आप जो है वो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होगा स्ट्रिंग के साथ ही, इंटीजर के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता। ये भी आप ज़हन में रख लें कि मसलन लेट से आपका आई जो है उमर जो है वो एक स्ट्रिंग है, जे आपका लेट से कोई इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ आई प्लस जे। ठीक है, तो ये भी आपका एरर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप जहन में रख लें, यानी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जो है वो दोनों यानी स्ट्रिंग होंगे तब होगी, और स्ट्रिंग रेप्लिकेशन जब एक स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर होगा तो तब होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग के हवाले से। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, वो जो एग्जांपल के 1010 क्यों आ रहा है, वो जो आउटपुट है जिसमें हम 10 लिख रहे हैं, वो आपको अब पता चल गया है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखें, ये वाली एग्जांपल थी हमारे पास, एग्जैक्ट वही एग्जांपल में आ जाते हैं। एक तरफ 10 था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, और दूसरी तरफ 10 स्ट्रिंग था मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अगर वो इंटीजर होता तो हमारे पास 20 आना है, लेकिन वो स्ट्रिंग था, वो स्ट्रिंग क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1010। अब ये तो आपको पता चल गया। ठीक है ना, कि ये 1010 क्यों आ रहा है। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं, यानी अब मैं वो अपना कोड लिखता हूँ, ये कोड। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें, मैं इसको अगर रन करता हूँ और इनपुट देता हूँ 10, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1010। क्यों आ रहा है ये आपको पता चल गया, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है इसमें जो 10 स्कैन हुआ है, यानी इनपुट एज अ इनपुट आई है, वो 10 एज अ स्ट्रिंग आ चुका है। अब वो स्ट्रिंग को जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और दोबारा उसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो वो बेसिकली वो स्ट्रिंग रेप्लिकेशन हुई है, यानी वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है, तो 1010 हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले कि ये 1010 आउटपुट क्यों आ रही है, और इसकी मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल में ये है, वी आर इज इक्वल टू वी आर मल्टीप्लाई बाय 2।
वो नेक्स्ट स्टेप है, मैं वही बताने लगा हूँ। जब ये सारा समझ आ जाएगा तो अगला स्टेप ये है कि इसको इंटीजर किस तरह बनाना है। इंटीजर बनाने का कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ, और उसको उसको बेसिकली कहते हैं कास्टिंग। अच्छा, तो वो हम देखते हैं कि डाटा कास्टिंग किस तरह करते हैं। अच्छा, ये अब आपको समझ आ चुका है कि ये 1010 क्यों आ रहा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि अगर मैं लेट से यहाँ पे 10 की जगह 20 लिख देता तो ये 2020 आ रहा है, ठीक है। तो कास्टिंग क्या चीज़ है, डाटा कास्टिंग, ठीक है। और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्ट दोनों आती हैं। बिल्कुल, पहले कास्टिंग देख लें, उसके बाद इसका डिफरेंस भी बता देता हूँ, ठीक है। कास्टिंग ये होती है कि आप क्या, जिस तरह देखें, आपने 10 लिखा है, आपका डाटा, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे लगे प्रिंट, और मैंने यहाँ पे एक तो लिख दिया लेट से 10, और नीचे लिख दिया प्रिंट 10। अब इस केस में देखें, ये आपका डाटा जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इस डाटा को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है? यानी मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूं कि ये स्ट्रिंग है, मैं सिर्फ इस डाटा को अगर देखूं, क्या ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट के काबिल है ये डाटा? वैलिड, सॉरी, इंटीजर में कन्वर्ट के काबिल है ये डाटा, ठीक है। ये वैसे तो डाटा स्ट्रिंग है, ठीक है। क्या हम इसको एक वैलिड इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं इसके इस बिहेवियर से कि ये स्ट्रिंग है, तो ये मेरा डाटा बिल्कुल वैलिड इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना, 10 में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, इसी तरह इसके नीचे मैं एक और स्ट्रिंग लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 10T। अब ये ऊपर वाला भी स्ट्रिंग है, नीचे वाला भी स्ट्रिंग है। ऊपर वाला मेरा डाटा जो है वो कास्ट हो सकता है, नीचे वाला मेरा डाटा कास्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप जब कास्टिंग करेंगे, तो अगर आपका डाटा ऐसा नहीं होगा जो कास्ट ना हो पाए इंटीजर में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर स्ट्रिंग इंटीजर में कास्ट हो सके, ठीक है। कास्टिंग वही कॉन्सेप्ट है, यानी कि जैसे वो डाई कास्टिंग होता है, यानी कि आपके पास एक सांचा है, उसमें आप किसी चीज़ में भर रहे हैं, तो हर चीज़ हो सकता है उस शेप की ना बने, ठीक है। तो आपका इनपुट डाटा ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर में जो है वो कास्ट हो जाए, तो उस केस में एरर भी आएंगे, ठीक है। तो वो भी अभी हम देखेंगे। तो अब हमने किस तरह इसको कास्ट करना है, वो बिल्कुल बेसिक सा काम है। ये आपने जो डाटा आपके वेरिएबल में आ गया, आपने सिंपली, हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है इंट का, ठीक है। इंट का फंक्शन जो है वो डाटा को कास्ट करता है। इसमें आप स्ट्रिंग में डाटा प्रोवाइड करेंगे, मैंने प्रोवाइड कर दिया var, ठीक है। इस ये डाटा को एज अ इनपुट कंसिडर करेगा और कोशिश करेगा कि इस स्ट्रिंग को कास्ट करे किसमें, इसमें कास्ट करे इंटीजर में, और मैं उसको कास्ट करके उसी वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है वो आपका यहाँ पे इंटीजर इस वेरिएबल में आ चुका है, और आपका इस आईडी के अंदर आप अगर किसी वेरिएबल के ऊपर माउस होवर करेंगे, तो वो उसकी देखें डाटा टाइप भी बता रहा है, ये ब्लैक कलर में ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल वी डाटा टाइप वहाँ पे स्ट्रिंग है। नेक्स्ट लाइन में आप देखें, अगर यहाँ पे आप करें वेरिएबल, अभी भी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन अगर आप इधर माउस अप करें तो उसकी डाटा टाइप क्या हो चुकी है, इंट, क्योंकि ये इस लाइन में हमने इसको कास्ट कर दिया है इस स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर, और उसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे वेरिएबल नया भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में मैंने वही वेरिएबल यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये आपका कास्टिंग जो है वो करेगा, और इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। आप यानी मेंशन कर रहे हैं कि मैंने इस डाटा को कास्ट करना है, जो कि मेरा स्ट्रिंग टाइप का डाटा है इंटीजर टाइप में, ठीक है, मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसको अब मैं अब रन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ 10, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गई 20।
क्यों? क्योंकि अब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इससे पहले डाटा मेरा कास्ट हो चुका है इंटीजर में, और फिर जब इंटीजर 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से और फिर मैंने दोबारा उसको सेव करा दिया तो मेरे पास आउटपुट 20 आ चुकी। ठीक है, आप इसको चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं इस लाइन को, कि आप इनपुट के बाद यानी इंट का फंक्शन कॉल करें और इनपुट उसमें डायरेक्टली पास कर दें। ठीक है, एक ही लाइन में नेस्टेड फंक्शन को इन्वोक कर लें। ठीक है, और इस लाइन को रिमूव कर दें, इस तरह भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है, यानी इनपुट आपने फंक्शन कॉल किया, ठीक है, उसकी जो आउटपुट आ रही है उसको आपने इंटीजर फंक्शन में पास कर दिया और वो इंटीजर आपने वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये है कास्टिंग। अब मैंने यहाँ पे बताया था ज़रूरी नहीं है कि आपका डाटा कास्टेबल हो। तो अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 10.5। अब ये इंटीजर में कास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ये देखें साथ ही मेरे पास रन टाइम एरर आ जाएगा। जो भी इस तरह का एरर आएगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो आपका रन टाइम एरर कहलाएगा। ठीक है, और ये देखें ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल, आपके पास पूरा फाइल का पाथ आ रहा है, लाइन नंबर 1 में ही एरर आ रहा है। ठीक है, वो पूरा लाइन का कोड लिख रहा है और उसके बाद उसमें हाईलाइट भी कर रहा है कि किस फंक्शन के अंदर एरर आ रहा है। ठीक है, और एरर क्या आ रहा है? वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। यानी कि आपने जो है यहाँ पे इंट में जो है वो कास्ट करने के लिए जो स्ट्रिंग पास की है, जिसको वो ट्राई कर रहा है कि मैं बेस 10 इंटीजर में कन्वर्ट कर सकूं, वो वैलिड लिटरल नहीं है 10.5। ठीक है, यानी वो कास्ट नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को फिर आगे चल के हम देखेंगे कि अगर यूज़र इस तरह गलत एंट्री कर दे और रन टाइम एरर आ जाए तो उसको किस तरह हैंडल करना है। वहाँ पे वो जिस तरह जावा के अंदर ट्राई कैच होता है, इसमें पाइथन में भी आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे चल के हमारे मेरा फोर्थ मॉड्यूल में या शायद नेक्स्ट मॉड्यूल में, थर्ड मॉड्यूल में एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगी, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम कास्टिंग जो वो इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, और इम्प्लिसिट कास्टिंग आगे चल के आएगी, वो फिर मैं उस टाइम बता दूंगा। उसमें बेसिकली हम कोई फंक्शन यूज़ नहीं करते, हम एक डाटा टाइप को जब दूसरी डाटा टाइप में असाइन कर रहे होते हैं तो उसी वक्त अगर जो कास्टिंग हो जाए उसको कहते हैं यानी इम्प्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, उसमें हम खुद से मेंशन नहीं करते, वो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है यानी कास्ट कर लेता है डाटा को। अच्छा, अब मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे सारी एक्सप्लेन की हैं वो यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे वो इसमें आपको करके बता रहा है, यानी इनपुट कैसे लेनी है। ठीक है, ये सारा कुछ कवर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की एग्जांपल ले रहा है। ठीक है, और ये टाइप कास्टिंग इंटीजर में। ठीक है, इसी तरह फ्लोट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इंट का फंक्शन है, इस तरह फ्लोट का फंक्शन अगर आपने कोई फ्रैक्शनल नंबर यूज़र से स्कैन करवा के उसको करना है। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं अगेन बता चुका हूँ, स्ट्रिंग के हवाले से कॉन्केटिनेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका हुआ है। ठीक है, और स्ट्रिंग रेप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई थी वो भी कॉन्सेप्ट हो चुका है क्लियर। ठीक है, अच्छा, इसका रिवर्स भी प्रोसेस होता है कि अगर आपके पास एक इंटीजर नंबर है, आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं एसटीआर से। एसटीआर और उसमें वो नंबर पास कर दें तो वो स्ट्रिंग कन्वर्जन हो जाएगी। और जाहिर बात है स्ट्रिंग में कन्वर्जन आप किसी भी डाटा को कर सकते हैं, तो यहाँ पे उस तरह से कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, और मेरा ख्याल है यहाँ पे ये आपका मॉड्यूल नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आज हम यहाँ पे ही रखते हैं, हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा ट्यूसडे को होगा, नेक्स्ट वीक में 28 मई को 11 बजे। ठीक है, इसी लिंक पे इसी टाइम, और हम थर्ड मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करेंगे।
और इस मॉड्यूल के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और लास्ट में आपको हाँ एक छोटी सी अभी मैं बता रहा हूँ टास्क है आपके लिए। वो ये है कि आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। वो यूज़र से इनपुट ले एक नंबर, और जस्ट ये बता दे जो भी यूज़र नंबर एंटर करे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है। अब उसमें ये जो हमने सेकंड मॉड्यूल कवर किया है उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं डिफरेंट अप्लाई हो रहे हैं, ऑपरेटर्स के भी, इनपुट के भी, और कन्वर्जन ये कास्टिंग के भी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो जाएंगी। यानी आपने क्या करना है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है, और वो नंबर अगर तो इवन है तो आपने मैसेज डिस्प्ले करना है इवन, और अगर ऑड है तो ऑड। ठीक है। ये काम है इतना। नहीं, लूप में नहीं आता। आप बल्कि इसको एक यहाँ पे इशू हो जाएगा। वो ये हो जाएगा कि अभी हमने कंडीशनल एग्जीक्यूशन नहीं पढ़ी, हाँ वो इसमें यूटिलाइज होती है। बल्कि अभी इस प्रॉब्लम को रहने दें, वो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, क्योंकि इसमें कंडीशनल एग्जीक्यूशन भी आएगी, इफ एल्स का यूज़ आएगा। ठीक है। अभी के लिए आप इसको रिवाइज करें, और यूज़र से आप इतना कर लें। इस प्रॉब्लम को हम इजी कर लेते हैं। आपने यूज़र से एक नंबर जो है इनपुट लेना है। ठीक है। और आपने जस्ट उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है मॉडुलस, और उस मॉडुलस ऑपरेशन की आउटपुट जो है वो प्रिंट कर देनी। ये काम तो कर सकते हैं। यानी यूज़र से जो है वो नंबर लें, मॉडुलस ऑपरेटर उस पर परफॉर्म करें, और जो आउटपुट आए वो करें। हाँ, वो आउटपुट जो है वो आप प्रिंट कर दें। ठीक है। ये एक छोटा सा टास्क है। तो उसके अलावा अगर कोई किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट पे भी। अगर किसी ने हैंड रेज किया हुआ है तो वॉइस पे पूछना है तो वो हैंड रेज करे। टाइम तो वैसे ओवर हो चुका हुआ है, लेकिन नेक्स्ट क्लास का वो मैंने बताया है कि सेम टाइम पे ट्यूसडे को होगी, और उसमें हम मॉड्यूल नंबर 3 जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद जरताश ने क्वेश्चन पूछा, सर आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ये नेटिकेट पाइथन कोर्स करके बाद कौन कौन से फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं? फ्रेमवर्क पे काम आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहें, जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि फ्रेमवर्क अगर लेट से एआई की तरफ जाएंगे तो आपको पहले एआई का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। ये आपको बेसिकली फंडामेंटल ऑफ पाइथन सिखा देगा कि पाइथन को आपने किस तरह यूज़ करना है, लाइब्रेरीज को किस तरह यूज़ करना है। बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट होगा उस डोमेन का, वो फिर आगे यूटिलाइज होगा। अच्छा, हबीबुल हक ने हैंड रेस किया हुआ है, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट सेंड किया है जी। या अगर मिस्टेकनली आपने हैंड रेस किया हुआ है तो मैं उसको फिर रिमूव कर रहा हूँ। बिल्कुल, हर हमारा सेशन जो है वो रिकॉर्ड होता है। कदीर अहमद, तो इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग फोल्डर में। अगर आप देखें तो लास्ट सेशन की भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी हुई है उसी दिन की। अच्छा, उसके बाद मैरी स्टूडियो, आपने हैंड रेज किया है जी, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट सेंड की है। रिकॉर्डिंग नेटकैट, आप अपना लॉगिन करें, ये कोर्स लॉन्च करें, तो उसमें आपके सामने ही फोल्डर आ जाएगा, उसमें रिकॉर्डिंग मौजूद है। चले, मेरा ख्याल है आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट अब आप ये तीनों सेशन जो हैं वो देख के आए। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे 28 में बनता है। ठीक है। 11 बजे मॉर्निंग में। ये हमारे वीक में 2 क्लासेस हो रही हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे। चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।